हिमालय पर्वत तो बहुत ऊंचा है। तुम्हें पता है, हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है। गंगा नदी, यमुना नदी तथा अनेक नदियां भी हिमालय से ही निकलती हैं। बच्चों ने तो बातों बातों में हिमालय पर्वत की कितनी खास बातें बता दी। इन सब ने जो बातें कही, उसके लिए मुख से ध्वनियां निकली, जैसे हिमालय ह जमा इ जमा म जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। पर्वत प जमा अ जमा र जमा व जमा अ जमा त जमा अ। गंगा ग जमा अंग जमा ग जमा आ। नदी न जमा अ जमा द जमा ई। मुख से निकली ध्वनियां लिखित रूप में वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं, भाषा में उन सबसे छोटी ध्वनियों और उनके लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है: स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। गृहीत ळ, अढ़। आगत ज, फ, आ। हल चिन्ह सामान्यतः सभी व्यंजन वर्णों में अस्वर्ण जुड़ा होता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। सभी व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत सहित ही होते हैं। ध्यान दीजिए, अ स्वर, यह अंग्रेजी भाषा के कारण हिंदी में ग्रहण किया गया स्वर है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है। यह हिंदी स्वर आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसके प्रयोग करने न करने में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे डाल, डॉल। वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और हवा बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। औ अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है। री का उच्चारण। हिंदी में री का उच्चारण री के रूप में होने लगा है। औ ध्वनि। हिंदी में अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं और हिंदी के अपने बन गए हैं। उदाहरण के लिए कॉपी, डॉक्टर, बॉल, रॉकेट आदि में न तो आ ध्वनि है और न ओ, बल्कि इनके बीच की ध्वनि है। इस आगत ध्वनि के लिए हमने औ वर्ण बना लिया है, जिसकी मात्रा है, जैसे ऑफिस, मॉल, टॉफी आदि। स्वरों के भेद। स्वरों के भेद का निर्णय निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है: उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा का आधार, अनुनासिकता यानी उच्चारण का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, प्रयत्न का आधार। उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना यानी 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। गृहीत स्वर औ भी दीर्घ स्वर ही है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना यानी 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम आदि। हिंदी में पुकारने या संवेगात्मक अभिव्यक्ति के समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे प्रभु, आह आदि। अनुनासिकता यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह के साथ नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, आ, इंग, इंग, उ, री, ए, आय, ओ, औ। अनुनासिकता के लिए स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चांद, नहीं, मैं, कहीं, मूछ आदि। स्वरों का प्रयोग। स्वर का प्रयोग 2 रूपों में होता है। स्वतंत्र रूप में शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में स्वरों को मूल रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आग, इधर, ओस, आओ, खाइए आदि में। मात्रा रूप में जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उसकी मात्रा ही लगती है। इस प्रकार मात्रा स्वर का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे न जमा ई बराबर नी, प जमा आ बराबर पा आदि। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, औ। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी दांत, ओष्ठ और नाक उच्चारण के महत्वपूर्ण स्थान हैं। जीभ और स्वर यंत्र का सभी वर्णों के उच्चारण में सहयोग होता है, इसलिए इनकी गणना उच्चारण स्थान के रूप में नहीं होती। इन उच्चारण स्थानों के नाम पर वर्णों के 9 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्णों की उच्चारण स्थान। वर्ग का नाम, उच्चारण स्थान, वर्ण। कंठ, कंठ, गला, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। तालव्य, तालु, ई, च वर्ग, य और श। मूर्धन्य, मूर्धा, मुख की छत का मध्य, री, ट वर्ग, र और श। दंत्य, दांत, री, त वर्ग, ल और स। ओष्ठ्य, ओष्ठ, होंठ, उ, प वर्ग। नासिक्य, नासिका, नाक, अंग, ञ, ण, न, म। दंतौष्ठ्य, दंत और ओष्ठ, व। कंठ तालव्य, कंठ और तालु, ए, ऐ। कंठौष्ठ्य, कंठ, ओष्ठ, ओ, औ। ऊपर की तालिका के अनुसार उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठौष्ठ्य। प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। घोष स्वर। सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यानी नाद या घोष होता है, इसलिए सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं। विवृत। जब उच्चारण में मुंह खुला होता है और संपूर्ण वायु मार्ग एक विवर यानी सुरंग के रूप में होता है तो इस प्रयत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत होते हैं। अयोगवाह।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद दो ध्वनियां और भी हैं, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। ये स्वर ध्वनियां नहीं हैं, किंतु इनका उच्चारण सदैव स्वर के बाद होता है। अनुस्वार। अनुस्वार को स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, इंदु, चंपा, संकट, अंगद आदि। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे गंगा, गंगा, चंचल, चंचल, कंठ, कंठ, अंत, अंत, कंपन, कंपन आदि। य, र, ल, व, श, श, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण भिन्न हो सकता है, जैसे अंश, कंस, संवाद, संसार, संघार आदि। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण अघोष ह व्यंजन के समान होता है, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः आदि। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है, जबकि अनुनासिक स्वर ध्वनि है। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है। इन दोनों के गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, जैसे हंस एक जलीय पक्षी, हंस एक क्रिया। व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 अंग अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण स्पर्श व्यंजन। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ स्वर। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में बहुत अधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है, श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन और वर्ण संयोग। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं और वर्ण संयोग में 2 वर्ण आपस में बहुत कुछ अपने पूर्व में बने रहते हैं। वर्ण संयोग में हलंत व्यंजन में स्वर मिलने पर स्वर व्यंजन में मिलकर एक रूप हो जाता है। व्यंजन के सामान्य रूप वर्ण संयोग का उदाहरण है, क्योंकि इनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी दांत, ओष्ठ और नाक उच्चारण के महत्वपूर्ण स्थान हैं। जीभ और स्वर यंत्र का सभी वर्णों के उच्चारण में सहयोग होता है, इसलिए इनकी गणना उच्चारण स्थान के रूप में नहीं होती। इन उच्चारण स्थानों के नाम पर वर्णों के 9 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्णों की उच्चारण स्थान। वर्ग का नाम, उच्चारण स्थान, वर्ण। कंठ, कंठ, गला, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। तालव्य, तालु, ई, च वर्ग, य और श। मूर्धन्य, मूर्धा, मुख की छत का मध्य, री, ट वर्ग, र और श। दंत्य, दांत, री, त वर्ग, ल और स। ओष्ठ्य, ओष्ठ,
होंठ, उ प वर्ग। नासिक्य, नासिका, नाक, अंग, ञ, ण, न, म। दंतौष्ठ्य, दंत और ओष्ठ, व। कंठ तालव्य, कंठ और तालु, ए, ऐ। कंठौष्ठ्य, कंठ, ओष्ठ, ओ, औ। ऊपर की तालिका के अनुसार उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठौष्ठ्य। प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। घोष स्वर। सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यानी नाद या घोष होता है, इसलिए सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं। विवृत। जब उच्चारण में मुंह खुला होता है और संपूर्ण वायु मार्ग एक विवर यानी सुरंग के रूप में होता है तो इस प्रयत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत होते हैं। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद 2 ध्वनियां और भी हैं, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। ये स्वर ध्वनियां नहीं हैं, किंतु इनका उच्चारण सदैव स्वर के बाद होता है। अनुस्वार। अनुस्वार को स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, इंदु, चंपा, संकट, अंगद आदि। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे गंगा, गंगा, चंचल, चंचल, कंठ, कंठ, अंत, अंत, कंपन, कंपन आदि। य, र, ल, व, श, श, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण भिन्न हो सकता है, जैसे अंश, कंस, संवाद, संसार, संघार आदि। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण अघोष ह व्यंजन के समान होता है, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः आदि। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है, जबकि अनुनासिक स्वर ध्वनि है। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है। इन दोनों के गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, जैसे हंस एक जलीय पक्षी, हंस एक क्रिया। व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 अंग अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण स्पर्श व्यंजन। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ स्वर। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में बहुत अधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है, श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन और वर्ण संयोग। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं
और वर्ण संयोग में दो वर्ण आपस में बहुत कुछ अपने पूर्व में बने रहते हैं। वर्ण संयोग में हलंत व्यंजन में स्वर मिलने पर स्वर व्यंजन में मिलकर एक रूप हो जाता है। व्यंजन के सामान्य रूप वर्ण संयोग का उदाहरण है, क्योंकि इनमें अ स्वर मिला होता है। दो व्यंजनों के वर्ण संयोग में स्वर रहित व्यंजन थोड़े से परिवर्तन के साथ स्वर सहित व्यंजन से मिल जाता है। त, ज, पत, तप, क्ल, श्व आदि। गृहीत व्यंजन ड़, अढ़ हिंदी की दो प्रमुख गृहीत व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है और फिर झटके के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इन दोनों को उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। इनके अलावा विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने से कुछ नई ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ता लगाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी और उर्दू में उच्चारण और वर्तनी लगभग एक जैसे हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड। फन, सांप का, फन, हुनर। अर्थ के इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए नुक्ते का प्रयोग आवश्यक है। वर्ण संयोग के नियम। स्वर रहित व्यंजन के स्वर सहित व्यंजन से संयोग के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है, उन्हें दूसरे व्यंजन से संयुक्त करते समय वह पाई हटा दी जाती है, जैसे ख्याति, त्याग, अम्ल, प्यार, न्याय, विघ्न, डिब्बा आदि। जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई आती है, क, फ, उनके पाई के बाद अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे क्या, वक्त, क्लांत, दफ्तर आदि। छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, ह को मिलाकर लिखते समय इन्हें हलंत रूप में लिखा जाता है, जैसे चिट्ठी, गड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। विशेष ध्य और ध दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। इनमें ध्य संयुक्त व्यंजन द जमा य बराबर ध्य है, इसलिए ध्य को ध लिखना या बोलना बिल्कुल गलत है। द्वित्व व्यंजन। जब एक रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, गत्ता, गद्दी, खड्डी, सम्मान आदि। विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है: उच्चारण स्थान का आधार, प्रयत्न का आधार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उदाहरण: स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं: कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, दंतौष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठौष्ठ्य। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न 3 रूपों में होता है: स्वर तंत्रियों में कंपन, श्वास की मात्रा, श्वास का अवरोध। इन तीनों आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है: स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं: घोष और अघोष। घोष: जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात नाद उत्पन्न होता है, उनको घोष यानी सघोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन अर्थात ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह तथा ळ, अढ़ व्यंजन घोष होते हैं। अघोष: जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, श, स व्यंजन अघोष होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन: जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व तथा ळ अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन:
जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्णों के दूसरे और चौथे व्यंजन ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह, ड़ तथा न, म, ल, इन तीनों के अलग से वर्ण चिन्ह नहीं हैं, महाप्राण होते हैं। श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद। वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु में कहाँ और कैसे अवरोध उत्पन्न होता है, इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। स्पर्शी क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ख। संघर्षी स, श, श, ह, ख, ज, फ। स्पर्शी संघर्षी च, छ, ज, झ। नासिक्य ड़, ञ, ण, न, म। पार्श्विक ल, उत्क्षिप्त ड़, अढ़, प्रकंपी र, अर्धस्वर य, व। वर्ण विच्छेद शब्दों की ध्वनियों यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने पर वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होती। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आश्चर्य आ जमा श जमा च जमा अ जमा र जमा य जमा अ। राष्ट्रीय र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा ई जमा य जमा अ। सुरक्षित स जमा उ जमा र जमा अ जमा क जमा श जमा ई जमा त जमा अ। श्रृंगार श जमा री जमा अंग जमा ग जमा आ जमा र जमा अ। वैज्ञानिक व जमा आय जमा ज जमा ञ जमा आ जमा न जमा ई जमा क जमा अ। गृहस्थी ग जमा री जमा ह जमा अ जमा स जमा थ जमा ई। विग्रह व जमा ई जमा ग जमा र जमा अ जमा ह जमा अ। बलाघात हम बोलते समय शब्दों के सभी अक्षरों पर एक समान बल नहीं देते। किसी अक्षर पर कम बल देते हैं तो किसी अक्षर पर ज्यादा। जिस अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है उस अधिक बल को ही बलाघात कहते हैं। जैसे आम, मटर, आमदनी। सरकार शब्दों में रंगीन अक्षरों पर बलाघात यानी अधिक बल है। बलाघात के प्रकार। बलाघात के दो प्रकार होते हैं, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात जब शब्दों के उच्चारण में किसी शब्द के एक ही अक्षर पर बल दिया जाता है, इसे ही बलाघात कहते हैं। जैसे दुकान और घुलवा, ना शब्दों में दु या पर बलाघात है। वाक्य बलाघात जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। वाक्य बलाघात से वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आज मैं रामायण पढ़ूंगा, कल किसी अन्य ने रामायण पढ़ने का काम किया था, आज वह काम मैं करूंगा। आज मैं रामायण पढ़ूंगा, मैंने कल कुछ और पढ़ा था, आज रामायण पढ़ूंगा। आज मैं रामायण पढ़ूंगा, मैं आज रामायण ही पढ़ूंगा, कुछ और नहीं। संगम उच्चारण करते समय हमें वाक्य के पदों की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। पदों की सीमाओं का मतलब यहाँ यह है कि वाक्य में हमें पदों की प्रहार गति क्या रखनी है, अर्थात दो पदों के बीच में कुछ विराम देना है या एक ही प्रहार में उसे बोल देना है। पदों की सीमाओं का निर्धारण करने वाले इस विराम को ही संगम कहते हैं। वाक्य के प्रहार में किन अक्षरों के बीच में हल्का सा विराम है उसको जानना जरूरी है। संगम वास्तव में इसी विराम का नाम है। संगम की स्थिति से बलाघात में भी अंतर आ जाता है। दो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संगम से दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे सिरका एक तरह का तरल पदार्थ, सिरका सिर से संबंध। जलसा उत्सव, आज कॉलेज में जलसा है। जल सा
जल की तरह, मन का, माला का मोती, दाना, मन का भाव। वर्णों के गलत उच्चारण के कारण होने वाली वर्तनी की अशुद्धियां। हिंदी में वर्णों के अशुद्ध यानी गलत उच्चारण के कारण ही वर्तनी की अधिकांशतः अशुद्धियां होती हैं। कुछ मुख्य अशुद्धियां इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व। अशुद्ध शुद्ध। आहार आहार, नाराज नाराज, आधीन अधीन, हस्ताक्षेप हस्तक्षेप, हानि हानि, पीतांबर पीतांबर, बीमारी बीमारी, चाहिए चाहिए, परलौकिक पारलौकिक, कवि कवि, बुद्धि बुद्धि, पुष्टि पुष्टि, क्योंकि क्योंकि, पूर्ति पूर्ति, दीक्षा दीक्षा, निरस्ता नीरस्ता, पूज्य पूज्य, शून्य शून्य, प्रभु प्रभु, साधु साधु, कृपालु कृपालु, सुराख सुराख, मधु मधु, दयालु दयालु। नासिक के व्यंजन की अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध, गुण गुण, टिप्पणी टिप्पणी, गणना गणना, रामायण रामायण, किरण किरण, प्राण प्राण, रणभूमि रणभूमि। र ल ड़ के उच्चारण में अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध, उजारना उजारना, लड़ाई लड़ाई। व और ब की अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध, बनस्पति वनस्पति, विष विष, वर्षा वर्षा, वाणी वाणी। श श तथा स की अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध, विश्वास विश्वास, शासन शासन, देश देश, सारांश सारांश, प्रशंसा प्रशंसा, अशोक अशोक, सुशोभित सुशोभित, शासन शासन, नमस्कार नमस्कार, भविष्य भविष्य। ट के स्थान पर ठ अथवा ठ के स्थान पर ट। अशुद्ध शुद्ध, निष्ठा निष्ठा, अभिष्ट अभिष्ट, संतुष्ट संतुष्ट, घनिष्ठ घनिष्ठ, विशिष्ट विशिष्ट। श के स्थान पर छ। अशुद्ध शुद्ध, क्षेम क्षेम, दीक्षा दीक्षा, क्षमा क्षमा, कछा कक्षा, विपक्ष विपक्ष। री के स्थान पर र। अशुद्ध शुद्ध, ऋषि ऋषि, ग्रहित गृहित, गृहस्थ गृहस्थ, कृपा कृपा, पृथक पृथक। याद रखें, वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखने पर स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर होता है। स्वर सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों के सामान्यतः तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के अल्पप्राण और महाप्राण दो भेद होते हैं। उच्चारण के समय शब्दों के अक्षरों या वाक्यों के पदों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। उच्चारण के समय दो पदों के बीच के विराम को संगम कहते हैं।